ओम दीदी प्रारंभ कर लेते हैं, फिर जब तक मंत्रोच्चार होगा जब तक जुड़ जाएंगे लोग। सभी लोग सीधे होकर बैठेंगे। इस शाम के बौद्धिक सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपनी आंखों को बंद करेंगे और किसी भी अच्छे कार्य से पहले अपने बुद्धि के विकास के लिए, अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए उस ब्रह्मांड की शक्तियों का आवाहन करते हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे और जिस समय हम ओम का उच्चारण करते हैं हमारा मन एकाग्रचित होने लगता है, क्योंकि किसी भी हम अच्छे चीज को सुनने से पहले अपने मन को एकाग्र करेंगे तभी उसे ग्रहण कर पाएंगे। तो गहरी लंबी सांस भरेंगे। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय बंधनीय श्रद्धा स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले आज के युग के सबसे बड़े रिसर्च जो पूरे विश्व में, उसमें दूसरा स्थान जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे अपने श्रद्धा आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। अपने पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने वाली साध्वी देव अदिति दीदी, साध्वी देव प्रिया दीदी को भी हम हृदय से नमन वंदन करते हैं। अपने राज्य प्रभारी दीदी को भी मेरा हृदय से प्रणाम, और अपनी सभी गुरु कार्य में लगी हुई बहनों का, जो अपने अपने स्तर से अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने समय अनुकूल अपनी सेवाएं इस संगठन में दे रही हैं, उन सभी बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। और इस बौद्धिक सत्र में जुड़े हुए विभिन्न प्रांतों से जो हमारे साधक हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने इस संगठन को चुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। ऐसे सभी साधक बहन भाइयों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का बौद्धिक सत्र जिस संगठन से हम जुड़े हैं उसका परिचय होना बहुत जरूरी है कि हमारे संगठन की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रश्न आते हैं जब हम किसी भी संगठन से या किसी संस्था से या किसी भी कार्य से जुड़ते हैं। तो ये प्रश्न आते हैं कि हम इससे आखिर क्या है इसमें जो हम इससे जुड़े। और आज के युग में तो जब गुरुओं पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि कौन गुरु ठीक है, कौन किसे गुरु बनाया जाए, किसे नहीं बनाया जाए, और क्या इसके जो ये संगठन चल रहे हैं क्या वास्तव में सही है। इस तरह के अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं जब हम किसी भी संगठन से जुड़ते हैं। तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहते भी ना, गुरु जान के बनाइए पानी छान के पीजिए। तो इस तरह की जो कहावतें हैं वो इसीलिए प्राचीन समय से चली आ रही हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित नहीं है। क्योंकि हम अपने किसी को भी गुरु बनाने से पहले, किसी को भी संगठन से जुड़ने से पहले उसके विस्तार से उसके विषय में जानकारी रखते हैं। तो आज आदरणीय दीदी जी, जो कि आपको उनके परिचय की जरूरत नहीं है, आगरा से हैं, हमारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं और 2004 से फाउंडर मेंबर हैं पतंजलि योग पीठ की। सबसे प्राचीन हमारे संगठन में जुड़ी हुई सबसे पहली हैं और आज भी लगातार इस आयु तक वो अपनी सेवाएं इस संगठन को दे रही हैं। और देखिए, जबकि उनके साथ आपको सबको पता है कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि गाय की वजह से श्राद्धों में उनके चोट लगी, हाथ में भी प्लास्टर लगाए, लेकिन अपने संगठन के प्रति जो समर्पण होता है ना, जैसे आज सुबह बहन ने सत्र लिया, उसको भी बहुत व्यस्तता थी, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से जाना था, लेकिन फिर भी उसने समय का समायोजन करके अपना सत्र लिया। इसी तरीके से अपने संगठन के प्रति जो आस्था रखते हैं, अपने संगठन के प्रति जो समर्पण भाव है, अपने गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है, उसके सामने हमें अपना कार्य और अपना दुख भी कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जो हम गुरु कार्य कर रहे हैं वो हमारे दुख से कहीं अधिक ज्यादा है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो हमारे अपने पर्सनल, अपने स्वयं के बनाए हुए दुख दर्द और समस्याएं हैं। लेकिन जिस गुरु से हम जुड़े हैं उसका कार्य हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु वाक्य कहा गया है ना, गुरु मूर्ति ध्यान मूलम,
गुरु वाक्य मंत्र मूलम, हमारे गुरु के जो वाक्य हैं वो हमारे मंत्र के समान हैं। तो हम इसीलिए अपने गुरु कार्य को पूरी समर्पण के साथ करते हैं। तो आदरणीय दीदी जो हमारी आगरा से हैं, आज अपना संस्था का परिचय देंगी। तो हम ये मंच में दीदी को देती हूँ। अपने जो आज का बौद्धिक सत्र है, जो हमारी संस्था का परिचय है, उससे आपको अवगत कराएंगी। आदरणीय दीदी, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन रंजना जी का। चलिए एक बार मेरे साथ सभी आंखें बंद, मन सहज, ध्यान आज्ञा चक्र में लगाते हुए और ध्यान मुद्रा बनाएंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। देखिए सांस बहुत से क्या करते हैं ना, यूं कर लेते हैं, तो सांस यूं करने से क्या हुआ बताओ, यही रह गई ना, कहाँ रही सांस, यही रह गई ना। इसीलिए सब योगा करा रहे हैं, प्रतिदिन योगाभ्यास आपको करा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि लंबा गहरा सांस लीजिए। तो हम जितना लंबा गहरा सांस लेंगे वो सीधा हमारे यहाँ पर मस्तिष्क तक पहुंचती है, और जब यहाँ पे हमारी पहुंचेगी तो सारा कार्य किससे हो रहा है, इसी से हो रहा है। और जब योग करते हैं ना, तो योग करने से ही वास्तव में बच गए। आपके सामने बैठे हैं, कुछ उदाहरण तो है ही जो बैठे हैं सामने, है ना, क्योंकि परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं और योग अभ्यास करते हैं, इसीलिए ये शरीर सही है ना। नहीं तो पूरा शरीर चकनाचूर हो जाता, जाने कहाँ से हड्डियां टूटती उठना ही मुश्किल था, चलना फिरना मुश्किल था। लेकिन ठीक है, हल्का फुल्का सा जो कष्ट आया है वो अपना चला जाएगा। दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, सभी है, ठीक है। चलिए लंबा गहरा सांस भरेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। भुवस्सः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय महाराज श्री और श्रद्धेय आचार्य श्री जी की शुभ उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी को हृदय से नमन वंदन। आदरणीय साध्वी देव अदिति दीदी जी को हृदय से नमन वंदन। आदरणीय राज्य प्रभारी दीदी जी को भी हम हृदय से नमन वंदन करते हैं। हमारी राज्य स्तर से जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं उन सबको भी मेरा हृदय से नमन वंदन। सभी जिला प्रभारी बहनें एवं जिला कार्यकारिणी की जितनी भी बहनें, सक्रिय कार्यकर्ता बहनें जो तहसील वार्डों से जुड़ी हुई हैं, उन सबको भी मेरा नमन। और विभिन्न प्रांतों से इस सहयोग शिक्षा प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहनों को भी मेरा दिल से ओम। देखिए हमारे सामने हमारी रंजना बहन बैठी है, बहुत ही पुरुषार्थी बहन है, गुरुनिष्ठ है, रग रग में कहते ना सेवा भाव भरा हुआ है। कितना भी कुछ हो जाए, घर के कार्यों में भी संलग्न रहते हुए पूरा समय अपना देना। और इस जो हमारा ये 25 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो पूरी सब निभाने वाली ऐसे हमारे रंजना बहन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी ताली बजाकर उनका अभिवादन करेंगे। सभी लोग क्लैपिंग करिए। और देखिए किसको सत्र लेना है प्रातःकालीन, किसको बौद्धिक का लेना है, किसको लिंक डालना है, लिंक खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, तो पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए किसी और बहन से ना कहना, स्वयं उसको डालना है ना। और कौन सा चैप्टर किसको लेना है, चाहे सुबह का हो प्रैक्टिकल का, चाहे शाम का हो, ये पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए ऐसी हमारी पुरुषार्थी गुरुनिष्ठ बहन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वास्तव में सभी बहनों को अगर जिम्मेदारी अगर दे दी जाती है ना, उसको निभाना ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो क्या है, थोड़ी सी बीमारी आई या थोड़ा सा कुछ हुआ या कार्य कुछ भी हुआ तो उसमें
बहुत सारे कहते हैं ना एक्सक्यूज दे देते हैं, और हम देते नहीं है, इसलिए कोई हमसे कहता है तो हम कहेंगे बस बस रहने दो भाई, हम सुनना अब नहीं करना है, बात अलग है, ज्यादा हमें सुनना नहीं है कि हमें ये करना है या नहीं करना है, मना कर दो सीधा कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसी बहन को सभी मैं करती हूँ, आप लोग भी प्रशिक्षण लेके निकलेंगे तो वास्तव में कुछ कहते हैं ना किसी ना किसी शिविर में कुछ प्रेरणादायी ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं जिसको हम दिल से ग्रहण कर सकते हैं और करना भी चाहिए। चलिए आइए, टाइम भी होता जा रहा है, चलो 2-4 लाइन भजन की गुनगुनाते हुए फिर आज के सत्र को प्रारंभ भी करेंगे। एक विनती है सभी से कि अगर मेरी आवाज साफ नहीं सुनाई देगी या मैं दिखाई नहीं दूंगी तो आदरणीय बहन रंजना जी हैं, वो बताएंगी आ रहा है कि नहीं आ रही साफ आवाज। अगर उन्हें आ रही है इसका मतलब सभी को आनी चाहिए, जिसको अगर नहीं आ रही है तो समझिए कि उनका ही इंटरनेट में कुछ खराबी है, तो बीच में नहीं बोलेंगे और अपने अपने माइकों को बंद रखेंगे, वीडियो खोल के रखेंगे। चलिए सभी एक छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे। ओम का ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा जी, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। चलिए 5:15 बज रहे हैं, पूरा भजन नहीं करूंगी, फिर लास्ट में अगर समय मिलेगा तो लास्ट में इस भजन को पूरा करेंगे, पहले सत्र को ले लेते हैं। चलिए आप सब लोग अपने अपने कॉपी और पेन ले लीजिए, जहां मैं कहूंगी इस चीज को लिखो वहां पर लिख लेना, और बाकी तो आपको खाली ये समझना है कि हमारे इस पतंजलि कहते ना इतना बड़ा जो ये साम्राज्य है इसमें क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ठीक है ना, इसका क्या विराट रूप है ये आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारे संगठन में कार्य कर रहे हैं जो बहनें या भाई मतलब सेम है, इधर बहनों का विभाग स्वामी जी ने अलग कर दिया, भाइयों का विभाग अलग कर दिया, मगर जो समितियों का गठन है वो सेम पद इधर है तो सेम पद भाइयों के भी है, ठीक है। तो हमारा बहनों का विभाग है, तो चलिए पहले तो पूरा एक ही था, ये कहीं मतलब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हुई थी, इस वजह से ये विभाग थोड़ा हमारा अलग कर दिए महिला पतंजलि का, बाकी तो सारे सब एक साथ ही कार्य है। तो सबसे पहले हमारी समिति का गठन कब हुआ लिखेंगे, समिति का गठन बस शॉर्ट में लिखिए, समिति का गठन कब हुआ। तो समिति का गठन जो था वो हमारे 2006 में हुआ, तो उसमें संगठन बनाए गए थे पतंजलि योग समिति, ठीक है ना। तो अब इसका 2006 में गठन हुआ, तो भाई अब आप कहेंगे पतंजलि योग समिति, ठीक है भाई, तो इसके अब क्या कार्य है, पतंजलि योग समिति का क्या कार्य है। इसमें पहले इसका गठन हुआ था हमारा, सबसे पहले इसका कार्य था योग करना और योग कराना, ठीक है ना, और नए नए कहते हैं ना योग करना करवाना एवं नए नए शिविरों को लगवाना, ये कार्य था पतंजलि योग समिति का, नए नए योग शिविर लगवाना। उसके बाद दूसरा जो हमारा गठन हुआ वो हुआ हमारा भारत स्वाभिमान, लिखेंगे भारत स्वाभिमान न्यास। तो भारत स्वाभिमान न्यास का जो गठन था वो 2009 में बनाया इसको, इसका गठन कब हुआ 2009 में। अब 2009 में हुआ तो अब इसका क्या कार्य है, इसका कार्य था कि आंदोलन में भाग लेना, जो हमारे अपने पतंजलि में भी जैसे अभी हुआ था एक, उसी के बाद ही इसका गठन हुआ। जो आंदोलन दिल्ली में स्वामी जी के ऊपर बहुत आरोप लगाए थे, तो रामलीला मैदान में हम उस समय हम भी मौजूद थे, वहां पे रामलीला मैदान में जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो इसीलिए ये भारत स्वाभिमान न्यास का गठन किया कि आंदोलन में भाग लेना
और इसका कार्य एक और था कि लेन देन का कार्य देखना, जो लेन देन का कार्य होता है वो देखना, क्या लेन देन का कार्य है वो भी आपको बताएंगे। और खाता, जो भी खाता खुलेगा वो भारत स्वाभिमान में ही खुलेगा, ठीक है। और महामंत्री जो जिला प्रभारी है वही जो है ऊपर से ही था वो पद, स्वामी जी को किसी ने निश्चित नहीं किया, वो और अभी तक चलता चला आ रहा है वो पद। और उसकी जो महामंत्री होगी स्वाभिमान की वो जिला प्रभारी ही होगी। तो उसके साइन करे बिना जब तक जिला महामंत्री के भारत स्वाभिमान के महामंत्री के साइन नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी पैसा जो भाई होंगे वो बैंक से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उनका साइन होना बहुत ही जरूरी था। और 6 संगठन जो है, जो 6 संगठन हमारे बनाए हैं उनका भी सारा देख रेख इन्हीं के हाथ में है, भारत स्वाभिमान के जो अध्यक्ष है उनके हाथ में, ठीक है ना। और लेन देन का कार्य क्या था, देखिए जैसे हमारा दान आता है या हमारे मेंबर्स बनते हैं या हमने कोई खर्च किया है, भाई अगर कोई कार्य हम करते हैं उसके लिए हमें अभी भी तो लोगों ने जो पर्ची भारत स्वाभिमान में जमा करे ना पैसे, हाँ, स्वाभिमान के न्यास अकाउंट में जमा करें आप सबने, और भारत स्वाभिमान की आपको रसीद मिली होगी जिन्होंने बहनों के माध्यम से भी करा होगा, तो उस पर ऊपर लिखा होगा भारत स्वाभिमान न्यास। और जैसे ये सारा कार्य, हाँ ये सारा कार्य जो था जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये भारत स्वाभिमान का ही कार्य है, तो जिस ये बराबर चलता चला आ रहा है। उसके बाद तीसरा संगठन है हमारा युवा भारत। तो युवा सेम है इसमें, युवा भारत में युक्ति प्रभारी हो गई, भाइयों में हो गया युवा भारत, लेकिन जब महिलाओं का विभाग हुआ तो इधर हमने भी अपनी समितियों का गठन करा तो इधर युक्ति प्रभारी हो जाएगी। तो युक्ति प्रभारी या युवा भारत का जो चुना गया है एक व्यक्ति, जैसे जिला प्रभारी है एक बहन है, ऐसी युक्ति प्रभारी जो चुनी गई उनका कार्य क्या था कि युवाओं को इकट्ठा करना। उसका कार्य क्या था, युवाओं को इकट्ठा करना, जहां जहां चाहे शहर हो, जहां जहां जितनी तहसीलें हैं उन तहसीलों में जाना, गांव में जाना, वार्डों में जाना, तो प्रत्येक जगह से जो हमारे ऐसे नहीं कि खाली इकट्ठे करके बैठा दिए, जो सक्रिय हैं उनको इकट्ठा करना और जगह जगह उनसे शिविर लगवाना, क्योंकि हर जगह योग करना और योग कराना ये तो प्रत्येक का ही कार्य था, चाहे वो पतंजलि योग समिति हो, चाहे भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष हो, चाहे युवा भारत के या युक्ति प्रभारी हो। तो सबका कार्य ये था कि तहसीलों में जगह जगह शहरों में भी शिविर लगाना और उस प्रशिक्षण शिविरों का भी उसमें निर्माण करना। उसके बाद आता है कि महिला पतंजलि योग समिति। तो महिला पतंजलि योग समिति का भी यही कार्य था कि उपर्युक्त कि जो है आप जगह जगह शिविर लगाइए, योग की कक्षाएं लगवाइए, प्रशिक्षण शिविर लगवाइए, गांवों में जाइए, वार्डों में जाइए, है ना, और तहसीलों में जा जाके प्रत्येक गांव में जाना, क्योंकि हम खुद स्वयं गए हैं प्रत्येक गांव में। आगरा की जो 6 तहसीलें हैं ना, उन 6 तहसीलों के प्रत्येक गांव में मैं स्वयं गई हूँ। कोई भी आके जो तहसीलें है ना 6 तहसीलों में जाके स्वयं पूछ सकता है। और जो अब हमने अपनी तहसील प्रभारी बनाई है, अब हम राज्य में आ गए तो तहसील ये प्रभारी बनानी थी, जिला प्रभारी, तो पता है उनको, जो हमारी पुरानी बहनें हैं उन सबको पता है कि कितना उस समय कार्य हुआ है। और अब हमारी तो जो जिला प्रभारी हमने बनाई है, काफी सक्रिय हमारी जिला प्रभारी इस समय हमने बनाई हुई है, तो वो भी हमारे साथ में मिलकर कार्य बहुत अच्छी तरीके से अपना कर रही है। अब 5वां आता है पतंजलि किसान सेवा समिति। पतंजलि किसान सेवा समिति, इनका क्या कार्य है कि किसानों को एकत्रित करना, संगठित करना, ठीक है, और अपनी कार्यकारिणी का गठन करे। भाई युवती प्रभारी भी अपनी समिति का गठन करे, ऐसी ही किसान विकास जो सेवा समिति है ये भी अपनी कार्यकारिणी का गठन करे और इसका प्रचार प्रसार करे, पशु आहार के बारे में, खाद के बारे में कि हमें कैसी खाद लगानी है, स्वदेशी खाद का इस्तेमाल करे, और स्वदेशी के खाद के बारे में प्रचार प्रसार करना, वहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, तो उस मिट्टी की भी जो है जांच करवाना। पहले मिट्टी जो होती थी, अब तो काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया पतंजलि में, नहीं तो मिट्टियां भी खेतों की जाती है, अभी भी जाती है, तो क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा प्रकल्प है, तो वहां पे अलग अलग व्यक्ति बनाए हुए हैं, उनकी जांच करना कि ये मिट्टी कैसी है,
इस मिट्टी में क्या चीज उपजाऊ हो सकती है, तो वही चीजें उसमें लगाना। तो ये सारा कार्य जो था ये किसान सेवा समिति का था। उसके बाद में 5 हो गए ना, 5 संगठन हो गए। और छठा संगठन फिर बाद में बनाया हमरो स्वाभिमान। तो ये हमरो स्वाभिमान क्या है, ये नेपाल के लिए कार्य करते हैं, नेपाल का संगठन बनाया है हमरो स्वाभिमान। इसके बाद में ये हुआ कि इतना हमारा कार्य हो रहा है, इसकी देख रेख के लिए जो जगह जगह शिविर लग रहे हैं, जगह जगह हमारे जो है 15 अगस्त के कार्यक्रम है, 26 जनवरी के कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, रक्तदान का कार्यक्रम है, बड़े बड़े आंदोलन जो हो रहे हैं या कोई भी कार्य जो होता है उसको कौन भेजेगा, मुख्यालय कौन भेजेगा। तो उसके लिए फिर एक मुख्यालय से हुआ कि एक जिला सोशल मीडिया प्रभारी का गठन किया जाए। तो फिर एक जिला सोशल मीडिया प्रभारी का भी गठन किया, जिसमें जिले की रिपोर्ट, जिसमें पूरी वो जिले की रिपोर्ट इकट्ठी करके अपने पास रखती है। और जब राज्य के द्वारा मांगी जाती है तो राज्य के उनको उसको भेजना, उस और जो पेपर में हमारा जो भी कार्यक्रम होता है उसकी अगर कुछ न्यूज आ रही है, कुछ हमारे फोटोज आ रहे हैं, उसकी पेपर कटिंग अपने पास रखना। जब मुख्यालय के द्वारा जब मांगी जाती है तो वो वहां पर भेजना। तो मुख्यालय जब द्वारा मांगी जाएंगे तो फिर हमारी जो राज्य स्तर से हमारी बहन है, राज्य प्रभारी बहन है, वो क्योंकि एक सीढ़ी दर सीढ़ी कार्य होता है कि राज्य प्रभारी हमसे कहेंगी, हम जिला प्रभारी से कहेंगे तो जिला प्रभारी फिर वो भेजेगी, पूरा पूरा ये बहुत लंबा वो है, उस हिसाब से ये कार्य होता है। तो छठा संगठन हमारा कौन सा हुआ, हमरो स्वाभिमान। तो इस तरीके से 2006 में समिति का गठन हुआ और भारत स्वाभिमान का गठन हुआ 2009 में। ठीक दीदी, इसका नाम क्या होता है, हमरो की अमरो है, मैं रो, हम रो, हम हो गया हम और रो, ठीक है, स्वाभिमान। तो ये हमारे 6 संगठन हुए। इन 6 संगठनों के बारे में अच्छा 6 संगठन चलिए लिखिए। छठा जिला सोशल मीडिया प्रभारी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये कार्य हुए। अब इसके साथ ही यहां तक सबका क्लियर हुआ है। अब ये देखिए कि हमारे जो ट्रस्ट है, जो हमारे प्रकल्प हैं, तो वो क्या है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। आप प्रशिक्षण तो ले रहे हैं, आप तो सोचा कि चलो निकाल दिया, ले लेते हैं प्रशिक्षण, योग करेंगे, कराएंगे, स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा। लेकिन हमारा ये जो है हमारे पतंजलि योग पीठ में जो उपलब्ध सेवाएं हैं वो कौन कौन सी उपलब्ध सेवाएं हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये जो सेवा हमारी हो रही है, पहले तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन कर रहा है। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकते ऐसा कार्य, इतना लंबा चौड़ा जो कार्य है। तो वीरों जैसा शौर्य एवं पराक्रम और सिद्धों, जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, सिद्धों जैसा तेज और ऋषियों जैसा तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और संतों जैसी सरलता, जो सब हमारे स्वामी जी के अंदर है, और योगियों जैसी स्थिर प्रज्ञता और बच्चों जैसी मुस्कान। आपने देखा है हमेशा स्वामी जी एकदम मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे पूरा हंसते हंसते बिल्कुल विनम्रता के साथ एकदम मुस्कुराते रहेंगे। तो बच्चों जैसी मुस्कान और माँ जैसी कोमलता, वात्सल्य। जब आप उनसे मिलोगे तो बिल्कुल माँ, कहते हैं ना, माता पिता जैसे दुलार करते हैं, बिल्कुल उनसे भी ज्यादा करते हैं, है ना। माँ बाप तो करेंगे ये मेरा बच्चा है, लेकिन माँ बाप से भी ज्यादा वात्सल्य करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, पिता जैसी कठोरता भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कठोर भी बनना पड़ता, लेकिन उस कठोरता में भी उनका प्यार छिपा रहता है। और वैज्ञानिक जैसी तार्किक व सात्विक बुद्धि वाले और गुरुकुलीय, क्योंकि गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुलीय परंपरा के विद्वान आचार्य, विनम्र साधक, परम तपस्वी और कर्म योगी सन्यासी पूज्यपाद योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जो है, वो विश्व के मंगल अनुष्ठान के लिए, कहते ना कि पूरा जीवन जो दान कर देते ना अपनी सेवा के लिए,
अहर्निश संलग्न है। ये नहीं कि बस इतना सा काम हो गया, योग करो और कराओ, बस छोड़ दिया, नहीं, बड़े बड़े उनकी जितनी भी योजना है उन सब योजनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही पूज्य योग ऋषि हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने दिव्य योग मंदिर और पतंजलि योग पीठ व भारत स्वाभिमान जो ट्रस्ट है उसके संस्थापक अध्यक्ष भी है, सदस्य अध्यक्ष है। इसके साथ ही जो हमारे वैद्यराज आचार्य श्रद्धे जो हमारे बालकृष्ण जी हैं, वो भी बाल्यकाल से ही, बचपन से ही गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए हैं, वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है। और महान कर्मयोगी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज बहुआयामी है ना, ये नहीं कि छोटी, बहुआयामी व्यक्तित्व व अद्भुत प्रतिभा के धनी है और वर्तमान में आयुर्वेद को विश्व पटल तक वैज्ञानिक तक ले जाने वाले वैज्ञानिक व गौरव के साथ सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने का श्रेय आचार्य श्री जी को ही जाता है। और आप जो है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट एवं पतंजलि योग पीठ भारत स्वाभिमान के महामंत्री, दिव्य फार्मेसी प्रकाशन एवं योग साधना के चेयरमैन और योग संदेश के मुख्य संपादक हैं। इसी के साथ पतंजलि आयुर्वेद तथा पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के मुख्य प्रबंधक निर्देशक भी हैं। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, इतने के चेयरमैन है और उसके बाद भी देखिए कितने शिविर लगाने, कितनी चीजों की खोज करनी, दवाइयों की, ये सारा काम हमारे जो है श्रद्धेय कहते हैं आज के आधुनिक वर्तमान के हमारे वो धन्वंतरी हैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी जो है। अब ये देखिए कि हमारे जो ट्रस्ट है, इन ट्रस्टों के बारे में भी आप, जब मैं कहूंगी आप लिखिए तब आप उसको लिखेंगे, पहले थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे ट्रस्ट कितने हैं। यानी हमारे पतंजलि के जो ट्रस्ट है वो 5 है। ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन पड़ता है कि हमारे ट्रस्ट कितने हैं, तो उसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमारे ट्रस्ट कितने हैं? 5 ट्रस्ट हैं। तो ये जो है हमारा पहला ट्रस्ट जो है वो है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। तो अभी जैसे रंजना जी ने बताया था कि फाउंडर मेंबर है, तो जब हम 2003 में स्वामी जी से जुड़े थे तब केवल एक ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट था। तो हम जो उसके फाउंडर मेंबर हैं, तो हम पतंजलि योग पीठ के नहीं, हम दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर बने हुए हैं। तो ये हरिद्वार की पावनी माँ गंगा के तट पर स्थित है और इसमें जो हमारे जो परम पूज्य कृपालु देव जी जो महाराज जी थे, उन्होंने 1932 में विश्व ज्ञान मंदिर की स्थापना की थी, जो बाद में कृपालु बाग, इसका नाम है सर कृपालु बाग। आप जब जाएंगे ना दिव्य योग मंदिर, कृपालु बाग कहेंगे तो तभी आपको वहां पे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ले जाया जाएगा। तो आप तो क्या दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट सब जानते हैं, आप वहाँ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट भी बोल दोगे तब भी ले जाएंगे। लेकिन पहले जब हम जुड़े थे तब कृपालु बाग के नाम से ही प्रसिद्ध था। तो कृपालु बाग में जब कहते थे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ले चलो, तब रिक्शा वाला लेके जाता था। तो 1932 में उन्होंने इसकी स्थापना की, जो बाद में कृपालु बाग के नाम से विख्यात हुआ। तो कृपालु बाग आश्रम जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो रास बिहारी बोस जैसे जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके लिए ये शरणा स्थल, क्योंकि वहां पे ये शरणा स्थली रहा है, वहां पे सब लोग इकट्ठे होते थे जो भी इसके क्रांतिकारी थे, तो उसी जगह सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे, वहां पे अपनी योजनाएं बनाया करते थे। तो अब आप लिखेंगे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 1995 को 5 जनवरी 1995 को पूज्यपाद योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज के संरक्षण में इसी आश्रम में की थी। ठीक है, जो आज दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, क्योंकि ये जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, ये इसमें जो है यहीं से उन्होंने स्वामी जी ने अपना जनसेवा का कार्य प्रारंभ किया। एक बार और दीदी, क्या 5 जनवरी 1995। ठीक है, तो स्वामी जी ने जो भी था, दोनों ने, स्वामी जी और हमारे आचार्य श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज जी ने जो जनसेवा का कार्य था वो यहीं से शुरू किया था, दिव्य योग मंदिर से यहीं से शुरू किया था। तो यहीं पे क्या करते थे, बड़े बड़े भगवान लाया करते थे, इतने उनके पास पैसे भी नहीं थे,
साइकिल पर एक जना साइकिल चलाता था, इतने बड़े बड़े भगोने हुआ करते थे, तो पीछे से एक जना पकड़ता था और फिर अपने हाथों से गोलियां बनाते थे। फिर शाम को इसका पैसा देना ना पड़े अगले दिन सुबह को, तो वो सारा काम करके रात को ही वापस करके आया करते थे। तो बहुत ही मेहनत की है, तब ये इतने बड़े बड़े एम्पायर बने हैं। ठीक है। और अब इस समय में, उस समय था ये, लेकिन इस समय में क्या है कि वर्तमान में कृपालू बाग आश्रम में निःशुल्क ओपीडी है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली सुनो, निःशुल्क ओपीडी है और वहां पे औषधि विक्रय और विक्रय का भी काम होता है, क्योंकि वहां पे औषधि आती है। जो बड़े बड़े हमारे ये सब खुले हुए हैं, ये मेगा स्टोर है, ये सब है, तो जो दवाइयां जो सब जाती है तो यहीं से जाती है। तो योग मंदिर ट्रस्ट वर्तमान में आयुर्वेदिक सेवाओं का संचालन कर रहा है। तो वर्तमान में क्या कर रहा है दिव्य योग मंदिर? वर्तमान में समस्त आयुर्वेदिक सेवाओं का संचालन कर रहा है। ठीक है। पहला कौन सा हुआ ट्रस्ट हमारा? दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1995, ठीक है ना, 5 जनवरी 1990 है ना, 1995। अब दूसरा है हमारा पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट। अब योग के विश्व पटल पर प्रतिस्थापित करने, योग की वैदिक परंपरा के अध्ययन व उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने तथा साथ ही योग की संपूर्ण गतिविधियों व विभिन्न प्रकल्पों को अनुशासित रूप में संचालित करने हेतु, और कार्य कैसे होगा, कैसे इसको विश्व पटल पर पहुंचाया जाएगा? तो 4 फरवरी, लिखिए 4 फरवरी 2005 में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज की प्रेरणा से दिल्ली में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना की गई। तो पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? 4 फरवरी 2005। ओके, समझ में आया सभी को? तो इस स्थापना की गई, तो इसमें क्या था? ट्रस्ट द्वारा योग की लगभग समस्त गतिविधियों जैसे योग विज्ञान शिविरों का आयोजन करना, पतंजलि योग समिति का प्रबंधन किया जाता था, है ना, योग विज्ञान शिविर लगाए जाते थे। योग की शिक्षा को अनिवार्य अंग बनाने हेतु योग से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उसे विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर लागू कराना पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की, मतलब पतंजलि योग पीठ की प्राथमिकता है। क्योंकि जगह जगह कहते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में ये सारा कार्य किसके द्वारा किया गया? कि पतंजलि योग पीठ के द्वारा किया गया, क्योंकि यहीं से सभी ने यहीं पे सबने जाके योग की दीक्षा ली। हम भी पतंजलि योग पीठ में ही, हमने वहां पे स्वामी जी के सानिध्य में जाके हमने जो है दीक्षा ली थी उनसे। तो सारा काम वहीं से शुरू हुआ। वहां पे ये जो था, आपको जो पहले मैंने लिखवाया था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में, तो दवाइयों का था, और इसमें जो पतंजलि योग पीठ की जो स्थापना की गई 4 फरवरी 2005 में, तो यहाँ पे क्या था, क्या कार्य था कि योग करना, कराना, ये सारा कार्य जो था। और इसको कैसे हम कहाँ इसको लागू कर सकते हैं, कैसे स्वामी जी का प्रतिरूप बन के, स्वामी जी ने कहा था हमारा प्रतिरूप बन के आप जाइए, क्योंकि हर जगह हम नहीं जाते हैं। इतने योग शिक्षक हमारे इन कार्यों में लगे हुए हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों योग शिक्षक लगे हुए हैं, देश विदेशों तक इस कार्य में लगे हुए हैं। अब तीसरा आता है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। इसमें क्या था? स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों द्वारा आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा से देश के अंतिम व्यक्ति को आरोग्य देना, भारतीय भाषाओं में देश के बच्चों को शिक्षा व संस्कार देकर, शिक्षा को स्वदेशी है ना, एक तो उनको संस्कार देने हैं, और शिक्षा का स्वदेशीकरण यानी कि अपनी भारतीय पद्धति की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना, है ना। जो कहते हैं ना आजकल तो क्या है ना, सब कॉन्वेंट स्कूल ज्यादा चल गए हैं। कोई हमारी शान में कमी ना जाए कि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है ना। हमारे तो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी बेटी पढ़ी है ना, और आज मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है, अभी और प्रमोशन होने वाला है। जो बच्चे अब लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो कभी भी अपने मन में ऐसा नहीं होना चाहिए और कहो कि हमारे बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं, या जो भी अपना
वो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, शान से कहना चाहिए इस वाली बात को। और इसका क्या कार्य था कि स्वदेशीकरण, भारतीयकरण करना, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक असंतुलन को मिटाकर देश के संपूर्ण संसाधनों से देश के सब लोगों को सहभागी बनाकर देश की बेरोजगारी, गरीबी व भूख को दूर करना, जल प्रबंधन, कृषि के औद्योगिकरण, पर्यावरण की रक्षा, स्वच्छता व जनसंख्या के नियंत्रण से तथा स्वदेशी की नीतियों एवं भारतीय सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा करके भारत को एक आदर्श आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित करना, है ना, और उसको विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में खड़ा करने का उद्देश्य 5 जनवरी 2009 को, जो मैंने पहले आपको लिखवाया, 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना हुई। इसका कार्य समझ में आया क्या क्या था भारत स्वाभिमान, क्योंकि जब तक ये ट्रस्ट नहीं बनता तो ये कार्य नहीं हो सकता था। ठीक, इसके बाद आता है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। इसका क्या कार्य था? देखिए, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, देखिए स्थापना 4 अगस्त 2010 को हुई। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 4 अगस्त 2010 को हुई थी। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य एवं लक्ष्य जैव चिकित्सा अध्ययन, प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित एवं पुनर्जीवन प्रदान करना, चिकित्सा की पारंपरिक तथा आधुनिक प्रणाली जो आजकल जो है के मध्य समन्वय स्थापित करना, पारंपरिक कृषि की पद्धति, नए उत्पादों के विकास, पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण और भारतीय औषध पद्धति, योग चिकित्सा आदि का अनुसंधान है। देखिए इधर नहीं, उधर 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 से। तो ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन आज विश्व का नंबर 1 है। यहाँ पे जितने भी रिसर्च हो रहे हैं ना, विदेशों तक के लोग यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत भव्य रूप में वहां बना है। जब कभी आपको मौका लगेगा तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जरूर देख के आना। इसके बाद आता है हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। बंद करिए, किसके माइक खुले हुए हैं, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, बंद करिए। पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, देखिए इसमें क्या था, क्योंकि ग्रामों का विकास कैसे हो, वहां पे बेरोजगार जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको कार्य कैसे मिले, वो अपना कार्य कैसे करें, कैसे अपने रोजगार को बढ़ाएं। तो उसके लिए स्वामी जी ने पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट की स्थापना की। तो इसमें क्या था, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से देश के ग्रामीणों के उत्थान हेतु पतंजलि ग्रामोद्योग की स्थापना 5 जनवरी 2011 को की गई। ठीक है, इस ट्रस्ट की स्थापना ग्रामीणों के जीवन एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में और ग्रामोद्योग को एक साधन के रूप में प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से की गई। और पतंजलि ग्रामोद्योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य गांवों में उपलब्ध धन, मानव तथा अन्य संसाधनों के प्रयोग द्वारा ग्रामोद्योग की स्थापना करना एवं पारंपरिक ज्ञान, कला, क्योंकि बहुत गांव में बहुत है कैसे कार्य करते, बहुत कुछ कौशल उनके अंदर छिपा हुआ है, तो उसको कैसे बाहर लाया जाए, कैसे वो कार्य करेंगे, इसलिए उसके लिए उन्होंने इसकी स्थापना की। तो इसमें इससे क्या हुआ, इसमें जो है पतंजलि ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीणों को बेहतर जीवन प्रदान करना, ग्रामीणों के मध्य आपसी सहयोग प्रदान करना और एकता स्थापित करना तथा समान उद्देश्य वाली अन्य कंपनियों, संस्थाओं तथा ट्रस्टों के सहयोग से स्वदेशी उत्पादों हेतु बाजार में विकसित करना। भाई जो बन गया सामान, तो सबके सहयोग से सामान भी तो हमारा बाहर जाना चाहिए, क्रय विक्रय होना चाहिए, तो उसका उसका जो है क्रय विक्रय करना और कच्चे माल का संग्रह तथा मशीनों की व्यवस्था आदि करना। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, अभी गए थे, हमने लोग देख के आए थे। तो इस तरीके से ये हमारे 5 ट्रस्ट हुए। तो हमने लिखा 5 ट्रस्ट के बारे में। चलिए, इसके बाद में क्या था कि पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योगपीठ फेज 1,
पहले फेज 1 बना था, उसके बाद पतंजलि फेज 2 बना था। तो पतंजलि फेज 1 में क्या था, इसमें पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, इसमें शॉर्ट में आप सुनेंगे। इसमें जो है काय चिकित्सा होती है, जनरल मेडिसिन है, निःशुल्क ओपीडी है और पुराने एवं जटिल रोगों सहित रोगों का चिकित्सालय है। वहां पे फ्री में जो निःशुल्क परामर्श दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद है शल्य चिकित्सा, सर्जरी भी इसमें ही है पतंजलि फेज 1 में, इसमें भी निःशुल्क ओपीडी है। और इसमें जो है भगंदर है, गुदा तथा अर्श के जो रोग होते हैं उसकी यहाँ पे चिकित्सा होती है। और रक्त मोक्षण होता है, और इसमें मर्म चिकित्सा आदि होती है, हर्निया है, हाइड्रोजेल है, अपेंडिस है और वेरिकोसेल आदि की शल्य चिकित्सा आदि की जाती है फेज 1 में ही। और फेज 1 में क्या है, शालक्य यानी ईएनटी का भी वहां पे हमारा जो है एक हॉस्पिटल है वहीं पे, इसमें भी निःशुल्क ओपीडी है। यहाँ पे नाक, कान, मुख, गला और सिर के जितने भी रोग है और अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, नई नई आजकल की जो मशीन है ना, ये नहीं कि पुरानी मशीनें हैं, आजकल की जो नई नई मशीनें हैं उनके द्वारा जो है उनकी जो है देखभाल की जाती है, चिकित्सा की जाती है। सिर के जो रोग है, नाक के जो रोग है, आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा विशेष रूप से उनकी चिकित्सा की जाती है। और उसके बाद है शालक्य दंत यानी दांत चिकित्सा है, यहाँ पे भी इनकी जो है आप जा सकते हैं, तो फ्री में ओपीडी है, आप जाके अपने दांतों को आप दिखा सकते हैं। निःशुल्क जो दवा आपको लेनी पड़ेगी, खाली वो आपकी देख लेंगे, आपको मतलब वहां पे पैसे नहीं लेते डॉक्टर, आप जाके वहां दिखा सकते हैं, निःशुल्क ओपीडी है। और निःशुल्क दंत स्वास्थ्य परीक्षण होता है, स्केलिंग होती है, फीलिंग है, रूट कैनाल है, डेंटल इम्प्लांट है, एक्सरे आदि वहां पे सब किए जाते हैं। और नेत्रों की भी वहां पे फ्री में ओपीडी है, निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाता है, लेजर क्लिनिक है, एवं ग्लूकोमा के जो रोग होते हैं कहते हैं ना ग्लूकोमा क्लिनिक आदि, और इम्यूनिजिंग ए स्कैन भी, ये सब वहां पे मशीनों के द्वारा सब किया जाता है फेज 1 में ही ये सारा। इसके बाद में बाल रोग पीडियाट्रिक, वहां पे भी निःशुल्क ओपीडी है, शिशुओं का बहुत अच्छी तरीके से वहां पे रोगों का उपचार किया जाता है। वहां पे टीकाकरण की भी व्यवस्था है, फोटोथेरेपी भी होती है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु वहां पे जो है पूरा स्वर्ण प्राशन होता है वहां पे, ठीक है। स्त्री एवं प्रसूति गायनेकोलॉजी भी है, वहां पे निःशुल्क ओपीडी है, स्त्री रोगों की चिकित्सा की जाती है, गर्भवती स्त्रियों के सुरक्षित प्रसव की भी वहां पर सुविधा है। पंचकर्म सुविधा है, तो यहाँ भी निःशुल्क ओपीडी है। आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, रोगों के अनुसार स्नेहन कर्म किया जाता है, स्वेदन कर्म एवं प्रधान कर्म द्वारा पंचकर्म की वहां भी चिकित्सा दी जाती है। स्वस्थ व्यक्तियों हेतु शास्त्रोक्त पंचकर्म चिकित्सा का भी वहां पे अरेंजमेंट है। अब स्वस्थ रक्षण हाइजीन जो है, निःशुल्क ओपीडी है। निरोगी एवं सुखमय जीवन जीने के लिए परामर्श, रोगों से ग्रसित होने के कारण तथा खान पान संबंधी वहां परामर्श भी दिया जाता है। इसके बाद योग व षटकर्म चिकित्सा भी वहां पर की जाती है, जो अभी आपने षटकर्म उस दिन सीखा था। निःशुल्क ओपीडी है वहां पे। योग की अत्यंत प्रभावशाली प्रक्रियाओं के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। कब्ज है, कोलाइटिस है, नजला, जुकाम, अस्थमा, हृदय रोग, पुराना भगंदर, बेचैनी है, अवसाद है आदि की जो है वहां पे चिकित्सा की जाती है। आधुनिक समय की जटिल कहते हैं ना तनावपूर्ण, आजकल के उसमें देख रहे हो कैसा वातावरण है आजकल का, दैनिक समस्याओं का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन एवं चिकित्सा की जाती है। प्रत्येक घंटे निःशुल्क योग की कक्षा, प्रतिदिन 4:30 बजे विशेष योग कक्षा का वहां पे आयोजन किया जाता है निःशुल्क। इसके बाद वही फेज 1 में ही फिजियोथेरेपी भी है, निःशुल्क ओपीडी है। जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, गठिया की चिकित्सा है, स्पोर्ट्स इंजरी है, नर्व्स इंजरी की चिकित्सा, मोम एवं भाप की सिकाई आदि विभाग की जाती है। इसके बाद है अंतरंग चिकित्सा विभाग आईपीडी, तो पुरुष एवं महिला व बच्चा वार्ड युक्त 100 अब तो ज्यादा हो गए वहां पे बिस्तरों का, वहां पे एक उन्होंने हॉल भी बना रखा है, और जहाँ पे अंतरिक चिकित्सा विभाग है, जहाँ पे रोग के अनुसार उन्हें भोजन दिया जाता है तथा वहाँ पे सारी सेवाएं उपलब्ध है। इसके बाद है परीक्षण केंद्र है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी है, वहाँ पे पैथोलॉजी भी है। हम लोगों ने भी जस्ट में खुला था, वहाँ पे जांच कराई थी, सक्रिय में थी जांच। पैथोलॉजी है, विश्व स्तरीय उपकरणों से वहाँ पे जो है
संपूर्ण शारीरिक जांच की जाती है, कैंसर है, ट्यूमर है आदि रोगों से संबंधित जांच है, रक्त है, मल है, मूत्र है, वीर्य आदि की वहां पे जांच की जाती है। रेडियोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और ईसीजी, ये सब वहां पे व्यवस्था है। पतंजलि योगपीठ में औषधालय डिस्पेंसरी भी है, तो वहां पे दवाई एवं अन्य हर्बल उत्पाद है। तो दिव्य फार्मेसी एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित विश्व स्तरीय गुणवत्ता से युक्त, कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, सब सारी दवाएं जो है अन्य हर्बल जो उत्पाद है वो भी वहां पे उपलब्ध है, लेकिन वो आपको पैसों से लेने पड़ेंगे, वो फ्री में नहीं है। कभी आप सोचो भाई भेजी ने तो बताया था, चलो भाई दवा ले आते पतंजलि जाके, वो फ्री में नहीं है। ठीक। और पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सालय की कुछ विशेषताएं भी है। प्रतिदिन 1-1 घंटे के अंतराल में वहाँ पे योग की कक्षाएं चलती है, जो वहाँ पे रोगी लोग जाते हैं, वहाँ पे करते हैं। आप जब भी कभी जाओ तो वहाँ पे करो। बच्चों के मानसिक एवं संपूर्ण शारीरिक विकास हेतु जो है वहाँ पे स्वर प्राशन संस्कार भी वहाँ पे दिए जाते हैं। पंचकर्म है, षटकर्म है, सामान्य रोगों जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, डायरिया आदि की भी वहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा व परामर्श दिया जाता है। 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है वहाँ। आयुर्वेद अनुसंधान भी है, साध्य असाध्य रोगों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो वहाँ पे प्रभाव अनुसंधान वहाँ पे किया जाता है। विश्व स्तरीय अनुसंधान उपकरणों से सुसज्जित वहाँ पे लैब भी है योग अनुसंधान में। तो योग की प्रभावशाली प्रक्रियाओं से मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्तर से होने वाले जो परिवर्तन है, तो उसका भी वहाँ पे रिसर्च की जाती है। ठीक है। और पतंजलि आयुर्वेद में महाविद्यालय भी है, फेज 1 में ही, उसी के पास में BAMS है, आयुर्वेदाचार्य उपाधि हेतु पाठ्यक्रम का संचालन होता है और प्रतिवर्ष अनेकों विद्यार्थियों का वहाँ पे प्रवेश की व्यवस्था है। और अत्याधुनिक विशालकाय परिसर है। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग से वहाँ पे रहने के हॉस्टल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अलग अलग छात्रावास की सुविधाएं हैं। सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा उनकी वहाँ पे जो है पढ़ाया जाता है। प्रयोगात्मक जो है वहाँ पे कार्य के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त लैब भी है, वहाँ पे आप अपना लैब के द्वारा करते ना, सब आप कर सकते हैं। विशाल एवं आधुनिक आयुर्वेद हॉस्पिटल भी है। और वहीं पर पतंजलि विश्वविद्यालय भी है। ये तो आयुर्वेद महाविद्यालय था, पतंजलि विश्वविद्यालय भी वही फेज 1 में ही है। BA MSc योग विज्ञान में, MA योग विज्ञान, मनोविज्ञान उपाधि हेतु पाठ्यक्रम है। पंचकर्म योग विज्ञान एवं योग स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक पर्यटन एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षक युक्त वहाँ पे आप जो टीचर्स हैं उनके द्वारा ये सारी आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए BA MSc आप करेंगे तो इसके लिए आप जो है कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो नंबर हम आपको दे देंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कराना चाहते हैं कितनी फीस है, क्या है, ये सब फ्री में नहीं है, वहाँ पर है। ठीक है। योग संदेश पत्रिका है, तो योग संदेश भी फेज 1 में ही है, उसका जो है कार्यालय जो बनाया हुआ है। योग संदेश योग अध्यात्म आयुर्वेद संस्कृति एवं संस्कार के संवाहक अनुसंधात्मक मानसिक पत्रिका है। तो ये देखिए अनेकों भाषाओं में उपलब्ध आपको मिल जाएगी, जिस भाषा में आपको चाहिए। हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया है, नेपाली है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल में, मलयालम में ये वहाँ पे प्रकाशित होती है। तो जिस भाषा में जिसको पढ़नी है वो अपनी अपनी भाषा में मंगा सकते हैं। आप इसमें 1 वर्ष के, 5 वर्ष के तथा 11 वर्ष के आप सदस्यता ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग है कि 1 साल का लेंगे तो मेरे ख्याल से 100 रुपए है, क्या है वो मैं बताऊंगी आप। ठीक है, अलग अलग है सब। फॉर्म भरेंगे आप, डायरेक्ट इसका चेक भेजेंगे, आप कैसे इसको मंगाएंगे उसके बारे में आपको लिखित रूप में आपको दे देंगे जानकारी। दिव्य प्रकाशन है, तो दिव्य प्रकाशन में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी एवं श्रद्धेय आचार्य श्री जी के द्वारा योग आयुर्वेद संस्कार तथा अध्यात्म आदि विषयों पर लिखित पुस्तकों का भी प्रकाश एवं वहाँ पे जो है विक्रय होती है। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे हम सब लोग आपको पढ़ाते हैं, योग चिकित्सा रहस्य है, प्राणायाम रहस्य है, औषधि दर्शन है, और बहुत सारी किताबें हैं जो भी आप चाहेंगे तो वहाँ से। और योग विज्ञानम है ना, योग प्राणायाम की एक दयानंदिनी है। तो ये बहुत सारी किताबें हैं जो वहाँ पे छपती है। ठीक है। अन्नपूर्णा एक कैंटीन फेज 1 में ही है, वहाँ वैष्णोदेव सात्विक
भोजन मिलता है, कोई वहाँ पे प्याज लहसुन का काम नहीं है। रोगियों द्वारा चिकित्सा परामर्श की जो बीमार व्यक्ति जाते हैं ना, तो उनको जो भोजन डॉक्टर लोग लिखते हैं वो भोजन कैंटीन से पैसों के द्वारा मिलता है, वो फ्री में नहीं मिलेगा। जो फ्री का था वो मैंने आपको बताया। अब पतंजलि हर्बल गार्डन है, वहीं पे दिव्य नर्सरी है, औषधीय जो हमारे औषधि पेड़ है वहां पर बहुत है, और बहुत बड़े बड़े पौधे भी है वहां पे, आप देख सकते हैं। और जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, नेटअप उत्पाद एवं विक्रय वहां पे आप वहां से खरीद के ला भी सकते हैं। बहुत बड़ी नर्सरी है वहां पे पतंजलि में। ये था फेज 1 में। अब फेज 2 में क्या क्या है? अब देखिए फेज 2 में तो पहले तो ये था कि वहां पे सब लोग रुकते हुए थे, स्वामी जी कराते थे। अब उसको नेचुरोपैथी का पूरा बना दिया है, तो उसमें भी क्या है, लेकिन वहां पे आने वालों के लिए बहुत सारे वहां कमरे हैं, वहां पे रहने के लिए शिविर होते थे, तो वहां पे स्वामी जी रुकाते थे। अब भी जो है व्यवस्था होती है, तो अब भी वहां पे रुका देते हैं। अगर शिविर वगैरह वहां पे अगर रोगियों के नहीं होते हैं तो वातानुकूलित गैर वातानुकूलित वहां पे रूम भी है, और चिकित्सा परीक्षण युक्त आवासीय और योग विज्ञान शिविर वहां पे होते रहते हैं। प्रतिदिन निःशुल्क योग कक्षाओं का संचालन, दुपहिया तथा चौपहिया वाहन हेतु पृथक पृथक सुरक्षित पार्किंग की वहां पे सुविधा भी है। और प्रसादा में वहां पे कैंटीन भी है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन जलपान की व्यवस्था है, जो आप वहां पे अपना खा सकते हैं पैसे लेके। वहीं पे एक राजीव दीक्षित भवन है, एक हमारे राजीव दीक्षित भाई जी थे, उन्हीं के नाम से उन्होंने स्वामी जी पूरा राजीव दीक्षित भवन बना दिया, जिसको भारत स्वाभिमान का जितना भी कार्य होता है भारत स्वाभिमान का, वो सारा वहीं पर होता है। विश्व भर में भारत स्वाभिमान की जितनी भी इकाइयों के माध्यम से योग सामाजिक एवं राष्ट्रीय उन्नयन संबंधी जितनी भी सेवाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है वो राजीव दीक्षित भवन से ही होता है। वानप्रस्थ आश्रम भी वही है फेसबुक के पास ही, तो वहां भी स्वामी महाराज रामदेव जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से हरिद्वार की पवित्र भूमि पर जो है 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो दंपत्ति है ना, जो रहना चाहते हैं वहां पे आप अपने जो है उसको बुक कर सकते हैं, बुक करिए, वहां पे आप रह सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, प्राणायाम और आध्यात्मिक उन्नयन का सर्वोत्तम स्थान है। तो वहां भी आप अपना एक फ्लैट खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए भी रह के आ सकते हैं, लेकिन उसका पैसा लगेगा। वाल्मीकि जो है आश्रम भी वहीं पे है, जो निःशुल्क आवास, वहां पे निःशुल्क आवास व्यवस्था है महर्षि वाल्मीकि आश्रम में, क्योंकि वहां पे जितने भी नाम है वो ऋषि मुनियों के नाम पर है, ये मत समझना कि कैसा नाम है। तो वहां पे निर्धन एवं असहाय व्यक्ति रोगियों हेतु निःशुल्क आवास व्यवस्था है, और जहाँ पे स्वच्छ सुंदर आधुनिक कक्ष है, उसी के पास में संत रविदास लंगर भी है। वहां पे जैसे हम लोग भी जैसे कभी जाते हैं, स्वामी जी बुलाते हैं, जगह की कमी होती है तो वहां पे सबको वहां पे रुकाया भी जाता है। वहीं पे रविदास लंगर भी है, तो वहां पे क्या है, निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के हेतु निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। आचार्य कुलम आवासीय शिक्षा संस्थानम भी है, और ये फेज 2 के निकट ही है। आप अपने बच्चों को वहां पे पढ़ा सकते हैं आचार्य कुलम में, जो है हॉस्टल वगैरह सब है, उसमें CBSE और NCERT जो की शिक्षा का दिव्य संगम है। कक्षा 5 से लेके आप 12th तक बच्चे वहां पे पढ़ सकते हैं, आवास की व्यवस्था है वहाँ पे, आप अपने बच्चों को वहाँ पे आचार्य कुलम में पढ़ा सकते हैं। गुरुकुलम भी है, वहाँ गौशाला फार्म हाउस भी है। ये गुरुकुल गौशाला जो फार्म है ये वहाँ पे रुड़की और बहादुराबाद है ना, बहादुरपुर है, सैनी, बहादुरपुर सैनी हरिद्वार के पास है, वहां पर है, ठीक है। वहाँ पे हरियाणवी और जो है साहिवाल गुजराती नस्ल की उच्च श्रेणी की जो गाय है वो वहाँ पे उनका जो है रख रखाव है, रहती है, वहाँ पे उनकी सेवा खूब अच्छे से होती है, वो भी आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। और जो रसायन खाद एवं कीटनाशक मुक्त कृषि से उनका जो प्रशिक्षण किया जाता है। देखिए वहाँ पे जितनी भी खेती वेती होती है ना, सारी जो होती है, ये जो जैविक खाद ये जितनी भी है ना, गाय के गोबर से, देसी गाय का गोबर वहाँ पे देखिए पड़ता है, तो बहुत अच्छी वहाँ पे खेती भी होती है। और वहीं पे कृपालु बाग कनकल आश्रम का तो मैंने अभी आपको बता ही चुकी हूँ। दिव्या फार्मेसी के बारे में भी आपको बताया, उसी के निकट है योगग्राम, निकट सिद्धगुल हरिद्वार के पास है योगग्राम। तो वहां पे क्या है, योग प्राकृतिक पंचकर्म चिकित्सा है, अनुसंधान केंद्र है, प्रकृति की सुरम्य गोद में, कहते हैं बहुत सुंदर है वहां, समझ तो ये लगता है कि प्रकृति की वास्तव में गोद में आ गए क्या, वहां से तो आने को मन ही नहीं करता। बहुत ही सुंदर जगह है योगग्राम।
और वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित वहाँ पे जो है आवास व्यवस्था है, नौकायन है, घुड़सवारी की वहाँ सुविधा है। क्योंकि अब तो यह है कि योग ग्राम में भी जो है आप दिखाने के लिए जो जाते हैं ना, तो स्वामी जी अब नेचुरोपैथी का कराते हैं, तो विभिन्न वहाँ पे मरीज जाते हैं तो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे अपना इलाज कराते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, इस तरीके से ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भी एक है, जिस मतलब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। ठीक है, और पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क भी है। तो ये पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये एक्ट 1956 के अंतर्गत ये एक्ट है 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। देश में योग क्रांति के बाद कृषि क्रांति के उद्देश्य से हरिद्वार जिले के पदार्था ग्राम में, है ना, तो ये वही पदार्था ग्राम में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी की प्रेरणा से आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के निर्देशन में विश्व के सबसे बड़े फूड एवं हर्बल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। मतलब हो गया है वहाँ पे ये 500 करोड़ रुपए की से ज्यादा की राशि से वहाँ पे ये बना, बहुत बड़ा है। वहाँ जब आप देखेंगे, मतलब ये समझिए कि एक दिन में तो आप घूम ही नहीं सकते वहां। तो घूमने के लिए जब आप घूमोगे ना, हम तो बसों के द्वारा घूमते हैं, तो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे उसको देखने में, इतना है। तो इसमें क्या है, किसानों की उपज का उचित मूल्य वहाँ पे दिया जाता है। किसान एवं देश की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत होगी। भाई किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, वो वहाँ पे उनसे कार्य कराया जाता है, उनका माल फिर लिया जाता है। इस फूड पार्क में लगभग 15,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त है। इसी के साथ ही जो है हरिद्वार उत्तराखंड, हरिद्वार का था ये, तो उत्तराखंड के बाहर भी पतंजलि अपनी कुछ सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं चल रही है, कुछ प्रत्यक्ष सेवाओं में है गैर आवासीय योग शिविर जैसे चलते हैं, तो योग शिविर हमारे चलते हैं। तो इसमें हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में गैर आवासीय एवं योग विज्ञान शिविरों का आयोजन किया जाता है। देश एवं विदेश में आयोजित इस गैर आवासीय शिविरों में करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। गैर आवासीय शिविरों का आयोजन जो है गर्मी और सर्दियों में प्रातः और सायं दोनों सत्रों में किया जाता है। ठीक है, और जिसका समय वो अपने अपने हिसाब से निश्चित करते रहते हैं कि 5 दिन का है या 7 दिन का है, जैसा भी हो, तो वो सूचना आ जाती है। योग की कक्षाएं हैं केंद्र, राज्य, खंड, प्रखंड, जिला तथा ग्रामीण स्तर से स्थापित 650 से ज्यादा पतंजलि योग समितियां योग के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ठीक है, और लगभग 1 लाख प्रशिक्षित योग शिक्षक जो है ना, वो योग की कक्षाएं लगा रहे हैं, इससे ज्यादा योग की कक्षाएं लगा रहे हैं। सुबह शाम निःशुल्क योग की कक्षाएं लग रही है, जिससे करोड़ों लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। वृक्षारोपण प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। इसी दृष्टि को केंद्र बिंदु मानते हुए संस्थान द्वारा वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया जाता है तथा साथ ही वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। देखिए, हम वृक्षारोपण करते हैं, हम इसके में अपने हमारे आचार्य श्री जी का जो है जो जन्म दिवस है 4 अगस्त को हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वृक्षारोपण किया जाता है, जो है जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसके साथ में रक्तदान भी देते हैं। मानव सेवा में रक्तदान की तुलना महादान के रूप में की गई है। तो संस्थान ने पतंजलि जिला समितियों के माध्यम से रक्तदान शिविरों का आयोजन कर सेवा के इस महान कार्य में भी अपनी सहभागिता दी है। और एक गुरुकुल है किशनगढ़ घासेड़ा में भी है। देखिए, तो यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से संबंध छात्रों हेतु एक उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी के संरक्षण में ये स्थापित शहरी जीवन की भाग दौड़ की उथल पुथल से बहुत दूर है। ये है से परे रेवाड़ी, हरियाणा से करीबन 8 किलोमीटर दूरी किशनगढ़ घासेड़ा में स्थित है। तो इस विद्यालय का संचालन आचार्य कुल के शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से जाति, पंथ, धर्म तथा क्षेत्र के निरपेक्ष, है ना, उसमें सब उसमें आते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि इस जाति का है, सब कोई नहीं है इसमें। सब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देकर
उनके शारीरिक एवं मानसिक संतुलन को बनाकर हमारी संस्कृति, सभ्यता तथा आधुनिक विकास एवं तकनीकी की अगाध दृष्टि के अनुरूप जिम्मेदारी नागरिक का सृजन किया जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है ऐसे लोगों को, ठीक है। और पतंजलि में गो विज्ञान है, जड़ी बूटी कृषि अनुसंधान संस्थान ये उत्तरकाशी में है। तो ऐसे ऐसे हमारे जो है बहुत कार्य हो रहे हैं, ये प्रत्यक्ष थी अप्रत्यक्ष सेवाएं भी हो रही है। इसके साथ ही करीबन 2000 पतंजलि चिकित्सालय है, 3000 पतंजलि आरोग्य केंद्र है, 5000 पतंजलि स्वदेशी केंद्र है। केंद्र मानव सेवा में पतंजलि योगपीठ की चिकित्सा व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं। और हमारे कुछ अंतरराष्ट्रीय भी ट्रस्ट हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो हमारे ट्रस्ट है, ये हमारे पतंजलि योगपीठ द्वारा है ना, पतंजलि योगपीठ तथा योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी के उद्देश्य तथा दर्शन के प्रचार प्रसार, यानी कि केवल उन्होंने अपने भारत तक सीमित रखा इसको, तो इन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पतंजलि योगपीठ ने यूके ट्रस्ट बनाया, पतंजलि योग फाउंडेशन यूएसए में, पतंजलि योगपीठ कनाडा, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट काठमांडू नेपाल तथा पतंजलि योगपीठ मॉरिशस में स्थापना की गई। ये सभी ट्रस्ट योग एवं आयुर्वेद के साथ साथ भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के महान एवं उद्यत पहलुओं का भी क्रियान्वयन कर रहे हैं, ठीक है ना। और पतंजलि योगपीठ यूके ट्रस्ट का जो भव्य मुख्यालय है वो जो है स्कॉटलैंड के लिटिल काम्ब्रे द्वीप पर तथा पतंजलि योग फाउंडेशन यूएसए का मुख्यालय विस्टन में स्थापित किया गया है, विस्टन में, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत हमारे अंतरराष्ट्रीय बहुत ट्रस्ट है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी है, जहाँ पे हमारे पतंजलि के द्वारा सामाजिक सेवाएं दी जाती है। बम्बई में जो शहीदों का सम्मान भी उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। सबको 5-5 लाख रुपए की राशि भी भेंट की गई थी। सबसे पहले जो है पतंजलि की तरफ से सेवा गई थी। और आपदा प्रबंधन में भी सक्रिय भागीदारी रही है। जब सुनामी आई थी 2004 में, तो दिसंबर 2004 में सुनामी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को परोक्ष रूप से सहायता प्रदान की गई थी और करीबन संस्था के द्वारा 50 लाख रुपए की राशि पीड़ितों की सहायता के लिए भेजी गई थी। और बिहार की बाढ़ आई थी 2008 में, वहां भी पतंजलि की तरफ से जो है सेवा गई थी और 2.5 लाख, उसमें करीबन 2.5 लाख घर तबाह हुए थे। और उसके लिए बाढ़ राहत और सहायता के कार्य में हमारे यहाँ से बहुत व्यक्ति गए थे पतंजलि से, और 50 से ज्यादा जगहों पर जो है एक शिविर लगाया गया था जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। जहाँ पे भोजन है, कपड़ा है और बिस्किट है। करीबन 1.5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक जो है बिहार बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता में संलग्न थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जी भी खुद भी वहां गए थे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से वहां मिले भी थे और वहां पे उन्होंने बहुत हेल्प की थी। बहुत सारा सब कुछ वहीं से गया था। और उत्तराखंड में भी जो बाढ़ आपदा आई थी 2013 में भी, वहां भी जो है हमारी पतंजलि की तरफ से स्वामी महाराज जी के निर्देशन में पतंजलि योगपीठ ने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड बाढ़ आपदा के प्रभावित लोगों की सहायता की थी, ठीक है। ट्रस्ट के महामंत्री श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने स्वयं अपने स्वयं सेवकों की एक टीम तैयार की थी, जो वहाँ पे केदार घाटी के पास गुप्त काशी है ना, तो वहाँ पे राहत कार्य में वहाँ पे जाके जुटे थे। और उत्तराखंड में बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र जैसे गुप्त काशी था, रुद्रप्रयाग, जेशी मठ इत्यादि में पका हुआ भोजन है ना, कच्चा नहीं, पकाते काय में, वो तो सबको सामान बह गया था उनका, तो पका हुआ भोजन है, दवाइयां हैं, पानी आदि, कपड़े हैं, सब राहत सामग्री जो है वो वितरित की थी, ठीक है। इस तरीके से गुप्त काशी में उत्तराखंड के निकट नारायण कोटि में अनाथ बच्चों के लिए भी आश्रम बनाया है। वही गुप्त काशी है उत्तराखंड में ही, तो वहां पे है नारायण कोटि अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम भी उन्होंने बनाया, वो बहुत सुंदर है। टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं उसको भी। उसमें भी मतलब उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा में अनाथ तथा असहाय हुए बच्चों को अपनाने की दिशा में पहल की थी। संस्था ने 101 बच्चे गोद लिए थे और उनके लिए जब तक बना नहीं था तो किराए के लिए उन्होंने होटल लिया था, तो उसमें वो लोग रहते थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था, जड़ी बूटी, ये सब उसके लिए उन्होंने वहां पे जो है दवाइयों की व्यवस्था वहां पे की थी। इस तरीके से ये सामाजिक कार्यों में हमेशा जो है भागीदारी रही है। ये जो है निःशुल्क वहां पे निःशुल्क परिवहन भी चलते हैं, जैसे अब जाते हैं तो वहां पे बसें भी निःशुल्क चलती है।
तो ये सब मैंने आपको बताया है। इसी के साथ ही जो है हमारे जो ये श्रद्धेय आचार्य श्री है, उनके माध्यम से देखिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में वर्ष 1992 अप्रैल 2009 में 400 से अधिक आवासीय एवं गैर आवासीय योग विज्ञान शिविरों का ये हुआ था, शिविर लगे थे, योग विज्ञान शिविरों का आयोजन किया गया था। और विश्व में गणमान्य लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें भूतपूर्व हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, न्यायपालिका के शीर्ष न्यायाधीश, सजग ब्यूरोक्रेट्स, कला एवं संस्कृति जगत की हस्तियां, प्रबुद्ध मीडिया कर्मी, उद्योग एवं वाणिज्य जगत के विख्यात व्यक्तित्व, सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों के अधिकारी, विभिन्न शीर्ष सत्तासीन प्रबुद्ध व्यक्ति सहित नोबेल पुरस्कार विजेता जो है, ये सब स्वास्थ्य मंत्री सुश्री पैट्रिशिया हैविट से लेकर अनेक विश्वविद्यालय लोगों ने स्वामी जी से मिलकर योग विद्या का लाभ उठाया है। देखिए जगह जगह जो है ये सारे जो है स्वामी जी की जो गतिविधियां हैं वो एक हमारे भारत में ही ना रहकर, एक दो चार व्यक्तियों तक ही ना रहकर, ये बहुत जगहों तक स्वामी जी ने फैलाई है। ठीक है, इसी के साथ ही जो है वृक्षारोपण, जेलों में भी सुधार कार्य चलता है। देखिए जेलों में भी देश के सभी प्रमुख जेलों में स्वामी जी की प्रेरणा से निःशुल्क योग कक्षाओं द्वारा जेलों में बंद कैदियों के योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम द्वारा जीवन जीने की कला और जिम्मेदार अनुशासित नागरिक उनको बनाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले जो आगरा की सेंट्रल जेल में है वहाँ हमने शिविर लगाया था सबसे पहले जाके, वो स्वामी जी को पता नहीं कैसे पता चल गया, समय तक फोन भी नहीं थे। और मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जेल में भी हमने जाके शिविर लगाया था। उसके बाद हमने बच्चों की जो जेल होती है वहां भी जाके हमने शिविर लगाया था। तो जब शिविर लगाते हैं तो जो कैदी होते थे ना, वो कहते थे बहन जी आप रोज ही आया करो। वहां हमने करीबन एक सेंट्रल जेल में 1 महीने का शिविर लगाया था। तो कहते हैं कि वहां से जब अपने वहां से आते हैं ना अंदर से, यहाँ खुली हवा में सांस लेते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी 5-10 मिनट और लूंगी, थोड़ा सा और बता दूं आपको, क्योंकि 5:20 के लगभग तो शुरू हुआ था। तो वहां पे उन्हें बहुत कहते हैं योग के माध्यम से योग सीखे और कैदियों की डायबिटीज से लगा के अनेक रोग भी सही हुए और उनकी जो मानसिकता थी ना वो भी बदली। कहते हैं कि योग से तो कहते हैं शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो बहुत उनको सीखने को मिला वहां पे। तो सभी लोग जेल में भी शिविर लगाए। धीरे धीरे पहले कोशिश करो, सीखो और पहले अपनी कक्षाएं लगाओ, उसके बाद ऐसी जगहों पे भी जाना सिखाने के लिए। वृक्षारोपण के भी कार्य हमारे जैसे हो ही रहे हैं सारे देश और समितियों में, दैनिक कक्षाओं में भी देखिए योग साधक समय समय पर अपने जो वृक्षारोपण करते ही रहते हैं। नेत्रदान और देहदान के भी कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। 600 जिला समितियों द्वारा जन साधारण को नेत्रदान एवं देहदान के लिए प्रेरित करने के लिए भी समय समय पर जन जागरण अभियान चलाए जाते हैं। इसके साथ ही जो है रक्तदान के लिए भी बताया है अभी आपको, जैसे कि रक्तदान के लिए भी समय समय पर अभियान चला रहे हैं। इसी के साथ ही ये होता है ना तनाव मुक्ति एवं समय प्रबंधन कार्यक्रम में भी जो तनाव में रहते हैं ना व्यक्ति, इसके लिए भी समय समय पर हम लोग शिविर लगाते हैं। और विदेशों में पतंजलि योग समिति के बढ़ते कदम है, ये जो आपको समय बता चुकी हूँ। इसके साथ ही स्वामी जी की टीवी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डीवीडी है, वीसीडी है, MP3 व प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी योग की शिक्षा उसके बारे में भी बताया जाता है। आजकल तो क्या सब लोग टीवी पे देख लेते हैं। स्वामी जी का कार्यक्रम देखिए सुबह आस्था चैनल पर आता है 5 बजे से 7:30 बजे तक, और वही कार्यक्रम रिपीट होता है आपका इंडिया टीवी पे आता है करीबन 8 बजे से 8:45 बजे आता है इंडिया टीवी पे, आप देख सकते हैं उसको। और इसी के साथ ही आयुर्वेदिक अनुसंधान भी है। इसमें आयुर्वेद अनुसंधान के अंतर्गत औषधियों की जो चिकित्सीय उपयोगिता है ना, उस पे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए जा रहे हैं। और अष्टवर्ग के पौधों की खोज ये केवल हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री जी के द्वारा की गई है। नहीं तो 2-3 पौधों को कहते थे कि बस यही है अष्टवर्ग जो है। तो अष्टवर्ग के पौधों की खोज आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नया आयाम लेकर आए हैं। अष्टवर्ग में देखिए कहा है, आप लिख ले, अष्टवर्ग में रिद्धि है, वृद्धि है, ठीक है, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली,
और क्षीर काकोली, जीवक एवं ऋषमक, ये 8 पौधे आते हैं। और ये ट्रस्ट के प्रयास से पूर्व केवल वृद्धि, मैदा और काकोली को ही कहते थे कि ये अष्टवर्ग है। ये हमारे आचार्य श्री जी ने खोज की है पहाड़ों पे जा जाके, ठीक है। संजीवनी की खोज की है, द्रोणागिरी चढ़ के कहते हैं कि आचार्य श्री जी जो है पैदल चलते हैं पहाड़ों पे, टीम चलती है उनकी साथ में पूरी। तो द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला में आचार्य बाल कृष्ण जी के नेतृत्व में संस्था के वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञ के साथ में जो है खोज की गई है। संजीवनी की भी खोज की गई है, जो मृत संजीवनी के नाम से जाने, जो कहते हैं जो पौधे होते हैं ना कि मृत संजीवनी, कुछ पौधा होगा ऐसा कि ये संजीवनी एक आते ना मुड़ी मुड़ी सी हो जाती है। तो इस जड़ी बूटी के गुण धर्म के प्रभाव पर संस्था ने अनुसंधान जारी, ये जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी बहुत बहुत खोज की है स्वामी जी ने और आचार्य श्री जी ने। और विश्व भेषज संहिता, यह मेडिसिनल प्लांट एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं इसको, विश्व भेषज संहिता को। तो इसमें विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग की जाने वाली वनस्पतिक औषधियों के चित्र एवं प्रयोगों सहित विवरण तथा आधुनिक विज्ञान सम्मत विशेषणों सहित विश्व का प्रथम एवं अनुपम विश्व भेषज संहिता का संकलन किया जा रहा है, जो आयुर्वेद जगत के लिए वरदान सिद्ध होगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए बहुत जो है जो कार्य हो रहे हैं, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ ही माँ गंगा को राष्ट्रीय धरोहर हमारे जो है पूजनीय महर्षि रामदेव जी के द्वारा ही माँ गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। उन्हीं के प्रयासों से ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुई है। पतंजलि योगपीठ के अंतर्गत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के संयोजक में गंगा रक्षा मंच का आह्वान व प्रयास से केंद्र सरकार ने संस्कृति की प्रतीक माँ गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। तो इस तरीके से और हमारे स्वामी जी महाराज के कार्यों में व्यापक जो स्वीकारोक्ति है, जो सम्मान है उनके किए गए हैं स्वामी जी के। जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर न्यूयॉर्क से स्टैंड अप कार्यक्रम के तहत विश्व की जनता से स्वामी जी ने गरीबी हटाओ का आह्वान किया। न्यूयॉर्क स्थित नासू काउंटी द्वारा योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का सम्मान तथा 30 जून 2007 का दिन नासू काउंटी में स्वामी रामदेव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए 30 जून हर साल 30 जून 2007 के दिन नासू काउंटी के रूप में रामदेव दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। न्यू जर्सी की सीनेट में जनरल असेंबली द्वारा स्वामी जी का सम्मान किया गया। ब्रिटिश संसद के हाउस तथा हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वामी जी का सम्मान किया गया। और KIIT भुवनेश्वर द्वारा स्वामी जी को डायरेक्ट के मानद पद की उपाधि दी गई। और बेरहमपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान दी गई। इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा लगातार 2 वर्षों से तथा देश की कई अन्य शीर्ष पत्रिकाओं द्वारा भी श्रद्धेय स्वामी जी को देश के सबसे ऊंचे, असरदार, शक्तिशाली व प्रभावशाली 50 लोगों की सूची में सम्मिलित किया गया है। और ऐसे ही एसोचेम द्वारा स्वामी जी महाराज को ग्लोबल नॉलेज मिलेनियम ऑनर सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश द्वारा स्वामी जी को महोपाध्याय की उपाधि प्रदान की गई। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा स्वामी जी को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई। तो इस तरीके से ये है। अगर आप लोग भी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस संस्था, क्योंकि आपको इतना कुछ बताया, आपको भी लगा होगा जिसको हम देखें, इसमें जुड़े। और ये जो इतना सब कुछ बना है ना, वो ऐसे ही नहीं बन गया। इसमें लोगों ने दान दिया है। तो इतनी सारी चीजें बनाई ना, ट्रस्ट बने हैं या इतनी सारी जो चीजें बनी हुई है, इसमें दान दिया है। किसी ने 1 रुपया दान दिया है, किसी ने 10, किसी ने जिसके जितने सामर्थ्य है उतना दान दिया है। अगर आप लोग भी कुछ दान देना चाहते हैं, आपकी कुछ इच्छा है देने की, तो आप भी, क्योंकि दान कहते हैं ना हमेशा अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए। ऐसे शराबी पीने वाला आता है, चलो उसको 100 रुपए पकड़ा दिए, क्या 50 रुपए पकड़ा दिए, वो क्या करेगा?
आप उसके पीछे पीछे जाओगे तो सीधा कहाँ मिलेगा वो आपको? शराब की दुकान पे मिलेगा खरीदता हुआ बोतल, अब पी के नाली में पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे। तो अगर आप दान देना चाहते हैं तो ऐसी संस्था को दीजिए जहां आपका दान का सदुपयोग हो, और वो जब तक ये दुनिया रहे वो बना रहे, है ना। हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर ये इमारत जो है ना वो बनी रहेंगी, और आने वाले जो लोग हैं, हम चले जाएंगे लेकिन और भी तो है आने वाले, हमारे जो बच्चे ये भी तो बड़े हो रहे हैं, सारे बच्चे ही है दुनिया में जितने भी, अपनी तो बच्चे हैं सब, अपने ही मान के चलो। तो ये तो देखे, ठीक आगे से लगा जाता, फिर जाना। तो आने वाली पीढ़ी है ये देखेगी इसको कि हमारे भाई, हमारी मम्मी ने या हमारे पापा ने, जो भी जिससे रिश्ता लगता होगा, अच्छा भाई यहाँ दान दिया था, तो देखेंगे जाके, देखिए इसमें भी हम सहभागी बने, चलो हम भी बनते हैं, जब हमारी मम्मी पापा ने या हमारी जो रिश्ता जिसका जो भी लगता है इन्होंने दिया है। अगर आप देना चाहते हैं दान तो आप भी दे सकते हैं, दान तो दान है। आप 1100 रुपए का भी दे सकते हैं, आप 2100 का भी दे सकते हैं, 51,000 का भी दे सकते हैं, 1,00,000 रुपए का भी दे सकते हैं। अलग अलग श्रेणी है, जैसे सदस्य श्रेणी है, जैसे आप देंगे तो कहते हैं ना कॉर्पोरेट सदस्य है तो वो 11 लाख का है या इससे अधिक आप दे सकते हैं। संस्थापक सदस्य है उसकी राशि है 5 लाख रुपए है, और संरक्षक सदस्य है वो है 2.5 लाख के, और आजीवन सदस्य की राशि वो 1 लाख रुपए है। विशिष्ट सदस्य जो है वो 51,000 के हैं। सम्मानित सदस्य राशि जो है वो 21,000 की है, और जो साधारण सदस्य बनते हैं वो 11,000 के हैं। तो जैसा जिसका हो वो आप वैसे सदस्य बन सकते हैं। लेकिन आप महिलाएं अगर बनना चाहते हैं तो आप जो है, मेरा नंबर आपके पास होगा, इसमें फॉर्म में भी आपका दिया होगा, रंजना जी का है, हमारे राज्य प्रभारी दीदी जो है श्रीदेवी दीदी जी है, उनका नंबर आपके पास होगा 9760095102 उनका नंबर है। और हमारी और 2-3 बहनें हैं जिनके नंबर उसमें पैम्पलेट पे दिए हुए हैं। आप उनके माध्यम से, क्योंकि बहनों का दान बहनों के माध्यम से जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बहनों के माध्यम से जाएगा तो हम लोगों को भी पता रहेगा किस बहन ने कितना दान दिया है। तो उसके लिए एक रसीद बुक उन्होंने अलग से बनाई है, पतंजलि से अलग से निकाली हुई है, वो रसीद आपको दी जाएगी। ऐसे नहीं कि खाली हमने आपसे लेके रख लिया, वो नहीं होगा। वो तो हमने देखिए आपसे 1099 का भी आपसे अगर फार्म भरवाया है तो उसकी भी रसीद आपको मिली है। आपका एक पैसा भी आपसे ऐसे नहीं लिया जाएगा, हाथ से लिया और रख लिया ना। एक पैसा का भी अगर होगा, अगर रसीद 1 पैसे की भी बनेगी ना, 10 पैसे की, तो वो भी रसीद काट के दी जाएगी। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप ऐसे संस्था को दान दीजिए जो जब तक ये जीवन है आपको उसका फायदा मिलेगा। और फायदा क्या है, स्वामी जी बुलाते हैं वहां पे साल में एक बार, पतंजलि बुलाते हैं, निःशुल्क आपकी जो है रहना खाना पीना वहां पे निःशुल्क रहता है। तो आप वहां पे जाके उनके सानिध्य में योग शिविर भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप नमन बनाइए। योग संदेश की पत्रिका जो है उसके भी आप सदस्य बनिए, ठीक है ना। योग पत्रिका एक सदस्य जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, योग पत्रिका, उसके भी आप मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी फार्म हम, अगर कोई बनना चाहेगा तो इसके माध्यम से, आप जिस ग्रुप के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं तो आप बता देंगे तो वो फार्म भी आपको डाल दिया जाएगा, योग पत्रिका का भी, ठीक है। और उसमें सब लिखा होगा कि आप कैसे 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 इसके मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो उसके आप उससे बन सकते हैं। चलिए भाई, अब मेरा सत्र मैं यही विराम करती हूँ, बताने को तो थोड़ा बहुत और है लेकिन मैं यहीं पे विराम देती हूँ। तो अब जो खास खास चीजें थी ये आपको बताना था कि क्या क्या हमारा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सारा बताया है, ट्रस्ट के बारे में आपको बताए हैं, कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो आपको सबको समझ में आया होगा, सबने सुना तो है ही कि सो गए क्यों भाई? सो गए थे मैम, सभी ने सुना था? सुना मैम, सभी सुन रहे हैं। कैसा लगा सुन के? बहुत शानदार, बस है ना। क्या पता चला ना कि पतंजलि का प्रारूप कितना बड़ा है। ऐसा नहीं खाली बस हम यहाँ पे आपको बैठ के खाली आपको यही दे रहे हैं, बहुत बड़ा प्रकल्प है स्वामी जी का। तो इसमें आप भाग लीजिए, और जो दान देना चाहते हैं योग पत्रिका के आप जरूर मेंबर बनिए। 100 रुपए है एक, मेरे ख्याल से 1100 रुपए का आजीवन है, ऐसा कुछ। मेरा देख के बताऊंगी, थोड़ा मेरे दिमाग से हट गया योग पत्रिका का। योग पत्रिका देख के बताऊं, है ना। एक साल का 100 रुपए है, मेरी याद 1,000 रुपए है, ऐसा कुछ है। आजीवन का 1100 रुपए। तो देख के बता देंगे। अगर आप बनना चाहते हैं योग पत्रिका आप मंगाइए, बहुत अच्छी पत्रिका है योग संदेश। जिस भाषा में मंगानी होगी वो भाषा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 1100 ही है दीदी जी, 1100 ही है। हाँ 1100 है ना, हाँ मैं वही कहती हूँ 1100 है। हाँ तो 1100 है आजीवन। आपके यहाँ महीने में एक बार आपको पत्रिका आएगी, हिंदी इंग्लिश
उड़िया, पंजाबी, सिंधी, जिसमें चाहिए वो आपको उसमें मिलेगी। लास्ट में भाषा लिख दीजिएगा, कौन सी भाषा की आपको चाहिए। फॉर्म डाल ड्राफ्ट के द्वारा आपका पैसा आप ड्राफ्ट के द्वारा भेजिए, वो फॉर्म भर के आपको अपना एड्रेस लिख के भेजिए, लिफाफे में रख के, और चेक भेजिए। इस तरीके से आपको भेजना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया उस फॉर्म में लिखी हुई होगी। अच्छा, आप भरोगे तो फॉर्म हम आपको भेज देंगे। चलिए मैं शांति पाठ करा देती हूँ। फॉर्म दे दे, भेज दे, भेज दीजिए। और 11,000 का जो मेंबर बनने वाला है वो भी फॉर्म डाल दीजिए। अरे वेरी गुड, चलिए ताली आपके लिए। भाई मैं एक हाथ से बजाऊंगी ताली, ऐसे ऐसे टेबल पे करके। बहुत सुंदर, बिल्कुल बनिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बनिए, देखो दान सही जगह दे, और देना भी चाहिए। जितना भी जिसके पास हो, मैं ये नहीं कह रही इतना दो, जितना भी हो, लेकिन देना जरूर चाहिए। देखिए मेरे हस्बैंड तो फाउंडर मेंबर है, हम लोग तो, लेकिन उसके बाद भी मैंने 21,000 का मैंने फिर और भी बने हम, 21,000 के और बन गए, और भी बनेंगे आगे चल के। ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो देते रहो, और आगे जाके किसी के पास इकट्ठा ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके देते रहो। भाई कभी 11,000 दे दिया, तो फिर 11,000 दे दिया, 51,000 के हो गए, फिर 1 लाख के हो गए। ऐसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, मन सहज। एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए उनका उच्चारण, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो